नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लिक इंडिया में। मैं हूं डिम्पिका। दोस्तों, कतर का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। जी हां, इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स को पहले तो पिछले साल गिरफ्तार किया और अब बात आई है उनको फांसी की सजा देने की। जी हां, कतर की अदालत ने गिरफ्तार किए गए जो हमारे सैनिक हैं उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। इन सब मामलों ने हमारे सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री अब इस पर अपना क्या रवैया अपनाएंगे, या क्यों कतर ने अपना ऐसा फैसला लिया। क्या इसके पीछे उसकी कोई और मंशा है? आज इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। आइए स्वागत करते हैं राजीव जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। कतर ने हमारे ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पूरा मामला क्या है और इसके पीछे का जो एक हम कह रहे हैं कि मंशा गलत थी या कोई और विचार है कतर के मन में। देखिए डिम्पिका, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि कतर आरोप लगा रहा है कि वो एक पनडुब्बी खरीदना चाह रहा था जो कि रडार की पकड़ में नहीं आने वाली थी, और उस पनडुब्बी की जांच के लिए, उस पनडुब्बी की टेक्निकल हैंडलिंग के लिए भारतीय नौसैनिकों का कि उसने सहायता भी ली थी। कतर का आरोप है कि उन्हीं में से कुछ नौसैनिकों ने कुछ खुफिया जानकारी या कह सकते हैं पनडुब्बी से संबंधित कुछ जानकारियों को इजराइल से साझा किया। और बड़ी बात क्या है कि इस मामले में कतर चाहे जो भी आरोप लगा रहा हो, न उसके पास कोई आधिकारिक बयान उसका आया है, न भारत सरकार का आधिकारिक बयान आया है। इसमें एक और भी बड़ी बात जुड़ रही है कि पाकिस्तान भी इस पनडुब्बी को लेने वाला था, और आरोप लोग ये लगा रहे हैं कि इसीलिए भारत इस पनडुब्बी से संबंधित जानकारी को हासिल करना चाह रहा है। और पूर्व नौसैनिकों पर जो आरोप लगे हैं उसके तहत अगस्त 2022 में पूर्व नौसैनिकों को हिरासत में लिया गया था, और सडन अचानक इसमें इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है कतर की अदालत द्वारा। तो पूरा मामला यही है। तो सर, अब चूंकि अदालत ने कतर की फांसी की सजा सुना दी है और ये बहुत बड़ा फैसला है कि हमारे सैनिकों को एक फांसी की सजा सुनाना, क्या नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके लिए अग्नि परीक्षा नहीं है? बिल्कुल अग्नि परीक्षा है। 2024 का चुनाव सामने है। 5 राज्यों का चुनाव आप देख ही रही हैं जी। नवंबर से सब स्टार्ट होने जा रहे हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि G20 जब सम्मेलन होने जा रहा था जी, उसके जस्ट पहले चारों तरफ ये शोर मची थी कि G20 में घोषणा पत्र को लेकर सर्वसम्मति नहीं बनेगी। लेकिन पीएम मोदी ने डेवलप्ड कंट्री के साथ या फिर देश के, विश्व के अन्य देशों के साथ, जिस तरह से उनका आज की डेट में हमारे भारत का पीएम मोदी का खूब पर्सनल जिस तरह से एक संबंध है, जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को वैदेशिक मामलों में अच्छी तरह से काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है, उसमें पीएम मोदी ने कुछ इस तरह से अपनी कूटनीति का परिचय दिया कि आपने देखा होगा कि G20 में बिना किसी विरोध के बहुत ही अच्छी तरह से सर्वसम्मति से घोषणा पत्र को पास किया गया। तो इस पूरे मामले में पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भी सब लोग लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ, चाहे वो बैकडोर पॉलिसी के थ्रू या फिर कह सकते हैं कुछ कानूनन, कुछ न कुछ ऐसी बातें चल रही होंगी, कुछ न कुछ ऐसी बातें चीज़ें निकल के आएंगी, और फिर से एक बार भारत अपनी कूटनीतिक में कतर के साथ सफलता पाएगा। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ कल को आने वाले समय में हमारी जीत होगी इन सैनिकों के मामले में, और कतर आज न तो कल इस पूरे मामले को ठीक से समझेगा, सुनेगा। आपने जैसा कि अभी अपनी बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो है वो पूरे विश्व में एक नए तरीके से उभर कर आ रही है। G20 का भी आपने इसमें बात रखी। अभी इजराइल और फिलिस्तीन का मामला चल रहा है। ऐसे में भी भारत ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है और इजराइल का साथ दे रहा है। कतर जो कि इजराइल का साथ नहीं दे रहा है, क्या इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई हो रही है उसी का ही एक बदला लेने की कोशिश कर रहा है कतर भारत से? कह सकती हैं। देखिए, कतर
का जो अंतर्राष्ट्रीय जो एक छवि है ना, जी वो आतंकवाद को बड़े पैमाने पे समर्थन की रही है। आप अभी देख रही होंगी इजराइल और हमास के युद्ध में जी हमास को लगातार ये कतरी पैसा प्रोवाइड करा रहा है, तभी वो इजराइल के सामने टिका हुआ है। दूसरी बात कि कतर की खुद की छवि ऐसी है कि किसी की जल्दी सुनता नहीं है। कनाडा हो, चाइना हो, रसिया, यूक्रेन पे भी आप देख सकती हैं, अमेरिका तक को भी इसने नहीं छोड़ा है। जी तो ये थोड़ी चिंता की बात तो है। एक तरफ देखें तो भारत का यूएई के साथ जितना सा संबंध है, कतर के साथ उस तरह से गर्मजोशी वाला संबंध नहीं है। दिक्कतें हैं इसमें, जी और कहीं ना कहीं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है कतर की। भारत इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, कतर हमास को सपोर्ट कर रहा है। कतर लगातार कह रहा है कि इजराइल गाजा में खून खराबा बंद करे, लेकिन वो हमास की गलतियों को नहीं देख रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। तो कुल मिला जुला के जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें कतर जो है हमास के साथ है, गाजा के साथ है और इजराइल के विरोध में खड़ा है। और भारत को जब वो देख रहा है कि इजराइल के समर्थन में भारत खड़ा है तो वो उसको बुरा लग रहा है। दूसरी एक और भी बात है, पाकिस्तान का भी इसमें एंगल है। पाकिस्तान भी खार खाए हुए भारत से कई वर्षों से, और कतर के साथ चूँकि पाकिस्तान के संबंध बड़े अच्छे हैं, आतंकवाद को ये भी पालता पोसता है, कतर भी पालता पोसता है, तो दोनों के बीच में संबंध बड़े अच्छे हैं। अभी हाल फिलहाल में जी हाँ। युद्ध सैन्य अभ्यास भी हुए हैं तुर्की, पाकिस्तान और कुछ अन्य मुस्लिम देशों के बीच में। 12 अक्टूबर को आर्मी प्रमुखों की बात भी हुई है दोनों देशों की। ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें कतर भारत के साथ नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कुछ और भी होती है। जो बातें होंगी उसमें मध्यस्थता होंगी तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि कतर गाजा के मामले में भारत के विरोध में है, इजराइल के विरोध में है, और ये एक बड़ा कारण हो सकता है। अचानक चूँकि मामला आया है, फांसी की सज़ा का अचानक अदालत ने सुनाया है, तो कहीं ना कहीं ये इससे आप लिंक करके देख सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया सकता है। सर, ये जो हमारे जितने भी सैनिक हैं वहाँ पर जिनको भी फांसी की सजा सुनाई गई है, सबसे ज्यादा उनके परिवार वाले परेशान हैं, और उनकी लगातार ये मांग भारत सरकार से भी उठ रही है कि हमारे परिवार के लोगों को वापस लेकर आना है। ऐसे में विदेश मंत्री जो हमारे जयशंकर जी हैं, उनका क्या एक रवैया रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि वो काफी बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं। इस मामले में वो क्या करेंगे? देखिए डिम्पिका, विदेश मंत्री जो एस जयशंकर साहब है, वे कहा जाए तो भारत की विदेशी कूटनीति के हनुमान है। हाल फिलहाल में, हाल के वर्षों में जब से वो बने हैं, तब से शायद ऐसा कोई देश है जिससे कि भारत का कूटनीतिक संबंध बहुत ही मजबूत नहीं हुआ। वे लगातार लगे हुए हैं। बैकडोर पॉलिसी भी भारत अपना रहा है। कानूनन जो सलाह हो सकते हैं, कानूनन जो स्टेप्स हो सकते हैं, उस पर भी इंडिया काम कर रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जयशंकर साहब लगातार पीएम के भी संपर्क में, पीएम भी इन चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं, और दोनों मिलके कहीं ना कहीं इस मामले में एक ऐसा रास्ता जरूर, मध्यस्थता का एक ऐसा रास्ता जरूर निकाल पाएंगे, जो कि अन्य देशों के मामले में बहुत बार हुआ है कि परेशानियां बड़ी लगती हैं, बट फिर बाद में उसको सुलझा लिया जाता है। डोभाल साहब का भी इसमें बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं वो भी शांति से नहीं बैठे होंगे, बैकडोर से वो भी। हालांकि एक चिंता की जरूर बात है, अभी तक से कुछ निकल के नहीं आया है, लेकिन जयशंकर साहब कहीं ना कहीं उसमें कोशिश में लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि इसमें देखा जाए तो परिवार संपर्क में भी हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक अच्छे दिशा में मुड़ेंगी, अच्छे दिशा में आएंगी निकल के। ये जयशंकर साहब के अब तक के जो प्रयास रहे हैं वैदेशिक मामलों में, या उनकी जो सूझबूझ रही है, जिस तरह से उन्होंने अमेरिका को साधा है समय में, जिस तरह चाइना को साधा है अपने राजदूत रहने के दौरान, तो ये ओवरऑल इनकी जो कूटनीति है रंग लाएगी, पूरी उम्मीद है। अभी जो एक तरफ ये भी है कि कतर का भी एक अंदाज देखा जा रहा है कि वो कितना कुछ खुल के क्या कह रहा है क्या नहीं, तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। बट
कोशिश जयशंकर साहब की तरफ से हो रही है, पीएम भी लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डोभाल साहब भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होंगे। तो एक समय आपको देखने में आएगा कि इस मामले को भारत ने सुलझा लिया। तो सर, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आज हर नागरिक के दिमाग में है कि जब कतर ने फांसी की सजा सुना दी है अपनी अदालत में, तो ऐसे में भारत कैसे अपने सैनिकों को वापस लेकर आएगा? क्या वो नई नीति सामने आएगी, या किस तरह से बातचीत के सिलसिले को जारी रखकर हम अपने सैनिकों को वापस लेके आ सकते हैं? मैं चाहूंगी कि आप इसके पीछे जो भी कार्यवाही होती है उसे हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, अब तक जो बहुत कुछ निकल कर नहीं आया है, तो थोड़ी सी चिंता जरूर है, लेकिन एक ऐसा रास्ता है जिस पे अगर कतर सोचे तो वहाँ से भारतीय सैनिकों का यहाँ वापसी का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। कतर के अमीर के पास इस फांसी को माफ़ करने की, सज़ा को ख़त्म करने की ताकत है जी। दो ही मौक़ों पर कतर के अमीर इस सज़ा को ख़त्म कर सकते हैं। एक तो रमज़ान का मौका होता है, और दूसरा है कतर के राष्ट्रीय दिवस यानी 18 दिसंबर का मौका। रमज़ान का दिन तो निकल चुका है जी। 18 दिसंबर को वे इन भारतीय सैनिकों की सज़ा जो है उसको माफ़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी लगातार, चूँकि मैंने पहले भी कहा, पीएम और विदेश मंत्री की कोशिश भी है, तो ये अगर अभी ये चूँकि नवंबर का महीना आने वाला है, ये बस मतलब कह सकते हैं मोटा मोटी 1.5 महीने का समय है जी। अगर कुछ ऐसे कूटनीतिक मसलों के द्वारा, समाधान के द्वारा कोशिश की जाती है कि अगर ये थोड़ा सा मामला खींच जाए या फिर कुछ बातें बन जाए, तो हो सकता है 18 दिसंबर तक या 18 दिसंबर को इन सैनिकों की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी जाए। एक तो ये रास्ता हो गया जी। दूसरा रास्ता कूटनीति का मैंने बताया आपको। कतर आज की डेट में देखा जाए तो भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। भारत एक आज की डेट में देखा जाए तो बहुत बड़ी पावर है, देश सुन रहे हैं उनको। अमेरिका, चाइना, हर किसी को सुनना पड़ रहा है। G20 में देशों ने देखी कैसे जाके सारे देश जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो ये भारत की ताकत का नतीजा है। तो इतना आसान नहीं होगा कि 8 सैनिकों को आप फांसी पर चढ़ा दें और इसमें सबको शांति से मोदी जी भी सह लें, या जैसे शंकर साहब या देश ऐसे देखता रह जाएगा। कतर को सोचना होगा, कतर को सोच के ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि संबंध ठीक है चाहे जैसे भी हों, ये संबंध इतने बुरे नहीं हैं। हाँ, दूसरे देशों की तुलना में गर्मजोशी वाले संबंध नहीं है, लेकिन अभी देखिए इजराइल और फिलिस्तीन वाले मसले पे भी कतर ने अभी काफ़ी सपोर्टिव वे में बोला है। हमने क्लिक इंडिया ने इस पर वीडियो भी बनाई है। तो इसमें ओवरऑल देखा जाए तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रमज़ान जी और 18 दिसंबर, रमज़ान का महीना तो निकल चुका, 18 दिसंबर तक हो सकता है कि इनकी सज़ा को माफ़ कर दी जाए और ये सकुशल यहाँ वापस हो जाए। जैसे कि अभी आपने पहले अपनी बातचीत में ये कहा कि कतर और पाकिस्तान का एक आपस में गहरा संबंध कह सकते हैं कि वो है, ऐसे में क्या कुलभूषण जाधव का जो किस्सा हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं वो भी प्रभावित होगा? बिल्कुल। देखिए, कतर के इस अंदाज से, जिस तरह से उसने फांसी की सज़ा सुना दी, पाकिस्तान को सह मिलना है। इस मामले पर वो इंडिया को घेरेगा। कुलभूषण यादव का जो मामला है काफ़ी सालों से लंबित पड़ा है जी। और वैदेशिक कूटनीति का ही नतीजा है, हमारे सफल वैदेशिक कूटनीति का नतीजा है कि पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं कर सका है, लेकिन यहाँ उसको एक मौका मिलेगा भारत को घेरने का जी। तो अगर भारत कतर के मामले पे अगर अपनी कूटनीति में सफलता पा जाता है तो पाकिस्तान यहाँ कुलभूषण के मामले में साइलेंट हो जाएगा। अदरवाइज वो मामले को और ज़्यादा उठाएगा, मामले को इस पर पूरा घेरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12 अक्टूबर को, इसी 12 अक्टूबर को दोनों सेना प्रमुख भी मिले हैं, तुर्की, पाकिस्तान, इन लोगों का सैन्य अभ्यास भी हुआ है जी। तो और ये 2-3 सप्ताह तक सैन्य अभ्यास चला है। ये बता रहा है किस तरह से दोनों देशों के बीच में संबंध है, कितना प्रगाढ़ संबंध है। दोनों देश आतंकवाद को पालते हैं। मैंने फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गाजा में जो सप्लाई हो रहा है और जो सपोर्ट दिया जा रहा है उसमें कतर का ही सीधे हाथ है, सपोर्ट है जी।
और वैश्विक मानचित्र में देखा जाए तो कतर आतंकवाद को बहुत ज़्यादा पालता पोसता है। तो चीज़ें थोड़ी सी उल्टी हैं, लेकिन भारत को अनदेखी करके उसके सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को फांसी पर चढ़ा देना, ये उसके लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित हो, ये भी तय है। जी बिल्कुल, क्योंकि भारत की अपनी पूरे विश्व में एक अलग छवि है और इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। और कहीं ना कहीं कहे कि हमें दबदबा बनाया हुआ है भारत ने, पूरे विश्व पर अपनी ताकत को भी दिखाया हुआ है। इस पूरे मामले पर भारत की ताकत को नजरअंदाज करना अपने आप में बेवकूफी होगी, क्योंकि पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा हुआ है। और कतर के जो इस फैसले पर, जो फांसी का फैसला उसने दिया है, इस पर भी कहीं ना कहीं पूरा विश्व हमारा साथ देगा। आगे क्या होता है इस पर क्लिक इंडिया नजर बनाए रखेगी और आपके साथ साझा करती रहेगी लेटेस्ट रिपोर्ट। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।